17 जुलाई सन 2000 सुबह का वक्त है। आसमान बिल्कुल साफ। एक बोइंग 737 पटना के आसमान में मौत बन के मंडरा रहा था। लेकिन तभी कॉकपिट में गूंजती है एक बहुत ही डरावनी आवाज। मेरे दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यह डरावनी आवाज क्या था। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताते चलूं कि यह फ्लाइट अपना लिफ्ट खो रहा था और महज कुछ सेकंड के अंदर यह पटना के एक इलाके में बम बन के गिरने वाला था। अब असली सवाल यह है कि तकनीक सही होने के बावजूद यह प्लेन कैसे गिरा। क्या इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट थी? क्या ह्यूमन एरर था या फिर कोई सोची समझी साजिश? आज इस रहस्य को मैं आपके सामने रिवील करने वाला हूं। बहुत ही डीप रिसर्च के साथ ये वीडियो बना रहा हूं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये वीडियो देखने के बाद आपको ये रियलाइज होगा कि असल में क्या क्या रीजन हो सकता है फ्लाइट क्रैश होने का। यह कहानी है एलायंस एयर फ्लाइट 7412 की। एक बोइंग 737-200 कोलकाता से पटना और लखनऊ के रास्ते दिल्ली जाना था। चलिए इस डॉक्यूमेंट्री में आगे बढ़ने से पहले हम इस विमान के बारे में जानते हैं। एक 20 साल पुराना विमान बोइंग 737-200 जो पहली बार 29 मई 1980 को इंडियन एयरलाइन के लिए उड़ान भरा था। यह वही इंडियन एयरलाइन है जिसे आज हम एयर इंडिया के नाम से जानते हैं। लेकिन 1997 में एलायंस एयरलाइन को यह फ्लाइट लीज पर दे दिया गया था। यह प्लेन क्रैश के दौरान 44,087 घंटा और 55,278 फ्लाइट साइकिल कंप्लीट कर चुका था। यानी सीधी सी भाषा में यह कहें तो यह प्लेन आसमानी दुनिया का एक बहुत ही बड़ा बादशाह था। तो मेरे दोस्तों, सवाल ये उठता है कि इतना बढ़िया प्लेन इतना टाइम से जो सर्विस में था, अचानक इसके साथ ऐसा क्या हुआ जो महज कुछ ही मिनटों में ये बम बन करके पटना के एक रिहायशी इलाके में तबाह हो जाता है। विमान टेक्निकली तौर पे स्वस्थ माना गया था, एयरवर्थी माना गया था, क्योंकि आखिर में नवंबर 1999 से जनवरी 2000 तक इसका सी चेक हुआ था और केरोसिन कंट्रोल भी किया गया था। फ्यूलिंग में भी कोई कमी और कोई शिकायत नहीं आई थी। मतलब यह फ्लाइट फ्यूल स्टब नहीं था। उड़ान के सारे टेक्निकल और मेंटेनेंस रिपोर्ट पूरे तरीका से ठीक और प्रॉपरली पाया गया। मेरे दोस्तों, सुबह 6:51 पर यह जहाज कोलकाता से उड़ान भरा और इसको जा करके लैंड करना था एक ऐसे एयरपोर्ट पे, एक ऐसे जगह पे जो महज पूरे शहर के रेसिडेंशियल एरिया के बीचों बीच बसा हुआ। एक तरफ पटना जू और दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन। रनवे की लंबाई महज 200 मीटर, जिसमें से ज्यादातर लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान पायलट जो है इसको 1600 से लेकर के 1900 तक का यूज में ले पाते थे। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, ये वीडियो के आगे में हम इस बात को डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस लोकेशन की, इस एयरपोर्ट की लोकेशन के बारे में हम जानते हैं। पटना जू के स्थापित ये एयरपोर्ट पटना जू के जंगलों में बड़े बड़े वो पेड़ जो LSG ग्लाइड पाथ को ऑलरेडी 300 फीट तक जो है डिक्रीज कर देते थे, यानी खत्म कर देते थे। पायलट खुद को ग्लाइड पाथ के ऊपर बनाए रखते थे, जिसके वजह से रनवे पे जो फ्लाइट का टचडाउन होता था वो काफी लेट होता था। अब मेरे दोस्तों, आप खुद बताइए कि ऐसे टाइट सीक्वेंस और नैरो रनवे और टॉल ऑब्स्टेकल पे एक पायलट को फ्लाइट को कंप्लीटली लैंडिंग कराना, सेफली लैंडिंग कराना कितना चैलेंजिंग होता होगा। फाइनली 6:51 पर यह प्लेन कोलकाता एयरपोर्ट से 58 लोगों को लेकर के उड़ान भरती है। लेकिन मेरे दोस्तों, आप सोचिए इन 58 लोगों में से महज 3 लोग ही जो है ऐसे इस हादसे से सरवाइव कर पाए थे। तो दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्या हुआ उन 2 मिनट में जो 55 लोग और जमीन पे खड़े 5 मासूम लोग के ऊपर जो है ये प्लेन बम बन करके ब्लास्ट हुआ। फाइनली 7:13 पे यह प्लेन पटना ATC के संपर्क में आती है और पटना ATC से पायलट ने लैंडिंग के लिए परमिशन मांगी। पटना ATC ने क्लियरेंस दिया, रनवे नंबर 25 पे आप सेफली लैंडिंग कर सकते हैं। लेकिन जहाज ऑलरेडी एटीट्यूड था और स्पीड भी काफी कम थी। तो पायलट ने फिर से ATC से संपर्क किया और रिक्वेस्ट किया कि हमें जो है 360 राउंड लगाने की परमिशन दी जाए। अब आप बताइए, इस फाइनल अप्रोच के टाइम पे क्या इतना रिस्की टर्न लेना क्या ये सेफ था? इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए हम ये जानते हैं कि पायलट को 360 टर्न लेने की नीड कब पड़ती है। वैसे तो कई सारे रीजंस है पायलट को 360 टर्न लगाने की अनुमति लेने की, लेकिन यहाँ पर जो है हम 2 ऐसे रीजंस को हाईलाइट करेंगे जो काफी कॉमनली
माना जाता है। सबसे पहला रीजन यह है कि रनवे व्यस्त हो, उस रनवे पे कोई फ्लाइट टेकऑफ के लिए पोजीशन ले रही हो या फिर कोई फ्लाइट लैंड कर रही हो। दूसरा रीजन यह है कि एयरक्राफ्ट सही से प्रॉपर अलाइनमेंट पे ना हो, यानी कि जो फ्लाइट लैंड करने वाली है वो रनवे के प्रॉपर अलाइनमेंट पे ना हो। लेकिन मेरे दोस्तों सोचिए, पटना जैसे छोटे एयरपोर्ट पे जहां पे बड़े बड़े इमारतें, बड़े बड़े पेड़ और बड़ी काफी तंग जगह थी, वहां पे आखिरी मिनट पे इस तरीका से 360 टर्न लेने का निर्णय लेना एक मौत को खेलने जैसा नहीं था। और यही हुआ एलायंस एयर 7412 के साथ, जो इतना लो एल्टीट्यूड पे इतना शार्प टर्न लेना, शार्प टर्न लेते ही फ्लाइट की स्पीड गिर गई और प्लेन स्टॉल हो गया। अब आपके दिमाग में एक बात और चल रही होगी कि ये स्टॉल किसे कहते हैं, क्या इंजन बंद हो गया था? जी नहीं दोस्तों, स्टॉल का मतलब होता है कि प्लेन पूरे तरीके से अपना लिफ्ट को खो देता है, अपनी ऊंचाई को खोने लगता है। जब प्लेन का एंगल हवा में ज्यादा हो जाता है कि हवा स्मूथली बह नहीं पाती है, लिफ्ट अचानक गायब हो जाता है और जहाज भारी पत्थर की तरह नीचे की तरफ गिरने लगता है। एलायंस एयर 7412 में भी मेरे दोस्तों यही हुआ। फाइनल अप्रोच के टाइम पे पायलट ने प्लेन को ज्यादा खड़ा कर दिया, स्पीड कम थी और अचानक पंखों ने लिफ्ट देना छोड़ दी और वही स्टॉल इस दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण बनता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यह सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक थी या कॉकपिट के अंदर पायलट का कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग ना होना। तो हाँ मेरे दोस्तों, कहीं ना कहीं बीजीसीए के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यह भी पता चलता है कि कॉकपिट में जो दो पायलट अवेलेबल थे उस फ्लाइट को जो है फ्लाइट कर रहे थे, उन दोनों का कम्युनिकेशन प्रॉपर्ली मैच नहीं किया, जिसके वजह से इस फ्लाइट का क्रैश होने का जो है चांसेस बढ़ गया। सुबह 7:34 पटना के गर्दनी बाग रेसिडेंशियल कॉलोनी के कई घर, कई कस्बा और एक गर्ल स्कूल पूरे तरीका से तबाह हो गया। सीन इतना भयावह था कि रेस्क्यू वर्कर भी पूरे तरीका से अपना दिल थाम बैठे थे। बीजीसीए के जांच ने जो सच निकाला वो काफी शॉकिंग था। एयरक्राफ्ट टेक्निकली ठीक था, न इंजन फेलियर न मैकेनिकल फॉल्ट, असली वजह थी पायलट एरर और क्रू रेस्क्यू मैनेजमेंट फेलियर। पायलट ने अनस्टेबल अप्रोच लिया, स्टॉल वार्निंग इग्नोर की और गलत रिकवरी की कोशिश की। अब सोचिए, एक छोटी सी जजमेंट मिस्टेक कितनी बड़ी ट्रेजेडी बन सकती। पटना का यह हादसा हमें याद दिलाती है कि कभी कभी टेक्नोलॉजी फेल नहीं होती, फेल होती है इंसान का फैसला। मेरे दोस्तों, अभी हाल ही में हुआ बोइंग 787 एयर इंडिया अहमदाबाद वो प्लेन क्रैश, जो डीप रिसर्च के साथ हमने कवर किया है, आप यहां पे क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा और कुछ रहस्य को उजागर किया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए इस वीडियो को। मेरे दोस्तों, काफी मेहनत और मुशक्कत के बाद जो है ये वीडियो आपके सामने रिप्रेजेंट कर पाता हूं। काफी डीप रिसर्च लगते हैं, काफी एडिटिंग स्किल्स का जो है इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, तब जाकर के इस तरीका से वीडियो तैयार हो पाती है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री के साथ। द साइनिंग ऑफ मोहम्मद आतिक।